हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑफिसर्स वे। और आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। दोस्तों इस सेशन को शुरू करने का मकसद है कि आप ना सिर्फ पढ़ें बल्कि एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाए, और इसीलिए हमने ये सेशन की शुरुआत की। और हमने अभी तक जो भी आपका करंट अफेयर्स पढ़ाया, आई होप आप उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। दोस्तों आज हम लोग सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं, और इस पूरे हमारे सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एक बार आप इसको देख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ये सर्च कर सकते हैं या क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख के सर्च करिएगा, दोनों चैनल्स हैं हमारे, ही दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सबमिट से पूछे जाते हैं, ताकि जब हम पढ़े तो हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है, इसमें पूछा गया था 18th G20 समिट के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें, देन आप उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस के जवाब खुद से देंगे कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से देखिए एक और पेपर में G20 के स्टैट्स को उन्होंने पूछ लिया, कितनी ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना परसेंट ट्रेड कंट्रीब्यूट करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, और पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसी तरीके से यहां पे एक एग्जाम में आप देखेंगे उन्होंने यहां पर जो भी सबमिट हुई कहां पर हुई है, उनके होस्ट सिटी को मैच करने को लेकर क्वेश्चन पूछा था। एक और मैंने एग्जाम पेपर देखा जहां पर उस सबमिट का जो आउटकम था, जिसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसमें पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमको इस लेवल तक जाना है कि हमको डिक्लेरेशन भी पता होना चाहिए, उसके स्टैट्स भी पता होना चाहिए, और वो कहां पर हुई है वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और सबसे पहले आता है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स बेसिकली क्या है? तो ब्रिक्स हमारे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया एक संगठन था जो बेसिकली ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाने के लिए शुरू किया गया। लेकिन इसको साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है सन 2010 में। मेरी वाइफ के एग्जाम में पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया था। तो 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, और अभी हमारे कंट्रीज की जो संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 11 कंट्रीज यहां पर हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ब्राजील, चाइना, देन इंडिया, रसिया और साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया जो सबसे न्यूएस्ट है, ईरान और सऊदी अरबिया भी है। तो टोटल 11 मेंबर्स हो चुके हैं। ग्लोबल ट्रेड का 31% यहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉपुलेशन का 40%, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों है, और जीडीपी का 37% कंट्रीब्यूट करते हैं ये कंट्रीज। ये हमारे ब्रिक्स का स्टैट्स है जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की बैठकों की। तो ब्रिक्स की बैठक जो 17वीं थी, ये जुलाई के महीने में हुई, और जुलाई के महीने में हुई बैठक 2025 में ये रियो शहर में हुई, मतलब रेडी जेनेरियो में हुई। और जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था जो प्रीवियस ईयर वाले हमारे एग्जाम में आया था, उसमें ये ब्रिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है ब्रिक्स के बारे में। ये जो बैठक थी 17वीं ब्रिक्स के बारे में है, रियो में हुई थी। इसका थीम था बिल्डिंग जस्ट अ एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, और ये डिक्लेरेशन की बात लिखी हुई है। तो यहां पे सिंपल सी चीज है कि हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ब्रिक्स की जो समिट थी ये तो हो गई, और यहां पर अगर आप देखेंगे जुलाई तक का जो क्वेश्चन है वो पिछले बार के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब अब आगे के क्वेश्चंस पूछेंगे हमसे। तो रियो डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें निकली थी कि कैसे ग्लोबल रिफॉर्म करेंगे। ब्रिक्स का गठन ही हमारे वेस्टर्न कंट्रीज का जो डोमिनेंस था उसको खत्म करने के लिए हुआ। सो यूएन में या आईएमएफ में या वर्ल्ड बैंक में एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को जगह दी जाए, ये सबसे पहला यहां पे डिक्लेरेशन में बात थी। देन डॉलर को रिप्लेस करें, हम जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं आपस में जो लोकल करेंसीज हमारी है उससे ट्रेड करें। देन उसके बाद से टेक्नोलॉजी और एआई को सपोर्ट करें, चाहे वो हमारे चाइना के पास टेक्नोलॉजीज हो, रसिया के पास हो, इंडिया के पास हो, ब्राजील के पास हो, सारे एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें। साथ ही साथ ब्रिक्स स्पेस काउंसिल की भी यहां पर एक देख सकते हो कि बात की गई है। अब यहां पर देखेंगे क्लाइमेट और हेल्थ में, क्लाइमेट को लेकर के एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें हमारे एक कंबाइंड लीडरशिप हो, जो कि जिसके पास जो टेक्नोलॉजी हो वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस को समाप्त करने के लिए भी सारे कंट्रीज ने एक डिक्लेरेशन को साइन किया। तो इस तरीके से ये हमारा डिक्लेरेशन था जो ब्रिक्स कंट्रीज का हम देख रहे हैं। 17वीं बैठक थी और ये रियो में हुई। लेकिन अब आने वाली बैठक जो हमारे भारत में होने वाली है 18वीं बैठक है, और इस बार का जो थीम है
वो है बिल्डिंग फॉर द रीसाइलेंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन। ये सितंबर के महीने में हमारे प्रोजेक्टेड है, सितंबर 2026 में ये होगी। तो बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इस थीम के साथ ये बैठक होगी। तो आई होप ब्रिक्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। अब चलते हैं G7 कंट्रीज के बारे में। G7 कंट्रीज की बैठक हर साल जून के महीने में होती है, मतलब अभी ये होने वाली है। और इस बैठक को हम देखेंगे जो पिछले साल 2025 में हुई, वो हुई थी कनाडा में। कनाडा की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अल्बर्टा शहर में, कानासासिक नाम की एक जगह है, वहां पर यह बैठक हुई। और मेन फोकस था इकोनॉमी रीसाइलेंस, क्लाइमेट एक्शन, क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रीसाइलेंस, इसको लेकर के बैठक की गई। तो G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो G7 कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ये G7 कंट्रीज है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे 1975 में ये बना था। 44% ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट करते और सिर्फ 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब डोमिनेट करते हैं ये कंट्रीज। 75 में ये हमारे जो G7 समिट की शुरुआत हुई थी और ये 51 समिट है। G7 की जो अगली समिट है, मतलब ये साल में कहां पर होने वाली है, तो ये फ्रांस में होगी। मोदी जी को ऑलरेडी जो है वो इन्विटेशन आ गया। तो फ्रांस का हैविएट सोवी नाम की जगह है, वहां पे एवियन लेस बेनियास नाम की जगह में ये समिट का आयोजन होगा। मोदी जी ऑलरेडी इन्वाइटेड है, हालांकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, फिर भी जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं एससीओ समिट की। एससीओ समिट अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये फोटो देखी किस तरीके से शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ दिखाई दिए थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे बोले थे कि एक नया रिफॉर्म होने वाला है। मोदी जी पुतिन की कार में बैठे थे, फिर इनके इस समिट के बाद मोदी जी के असैसिनेशन प्लान की खबर आई है ना, कि इनको मारने का प्लान चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें निकल के आई, लेकिन इस एससीओ समिट से हमारे एग्जाम में क्या क्या बन सकता है? सबसे पहले एससीओ समिट का हमारे जो होस्ट कंट्री था वो चाइना था, और चाइना में भी शहर का नाम याद रखना है, दैट इज तियानजिन नाम का शहर है। और इसका जो थीम था वो था संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, ये इसका थीम है। तो संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव ये इसका थीम है। चाइना में इसकी बैठक हुई थी और इसमें हमारे अगर कंट्रीज की बात करते कितने हैं, तो सबसे लेटेस्ट कंट्री आप देखेंगे यहां पे बेलारूस को जोड़ा गया था 2024 में। बेलारूस 10वें मेंबर के तौर पे यहां पे जुड़ा था। उसके पहले ईरान जोड़ा गया था यहां पे 9वें मेंबर के तौर पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कंट्रीज हैं जो एससीओ के मेंबर हैं। एससीओ की शुरुआत संघाई 5 के नाम से हुई थी। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, चाइना, ये कंट्री थे। फिर उसके बाद से 2001 में इसको ऑफिशियली शुरू कर दिया गया, जिसका नाम संघाई 5 से एचसीओ हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत इसमें जुड़ा पाकिस्तान के साथ 2017 में। यहां पर आप देख सकते हो भारत इसमें 2017 में जुड़ा। तो ये सारी चीजें यहां पर पूछी जा सकती हैं। अब यहां पर देख सकते हो इस मीटिंग में यहां पे 25 साल हो चुके थे, तो इसका थीम भी इसी नाम पे बनाया गया, 25 ईयर ऑफ द एससीओ टुगेदर फॉर द सस्टेनेबल वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, ये थीम के साथ ये बनाया गया। अब डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस डिक्लेरेशन में कई सारी बातें थी, जिसमें सबसे पहला आता है कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक एक ओपन किया जाए। फिर उसके बाद से काउंटर टेररिज्म, यहां पे आप देख सकते हो टेररिज्म को किस तरीके से जो खत्म करना है उसको लेकर के दूसरा यहां पे डिक्लेरेशन है। साथ ही साथ यहां पे पहलगाम अटैक की भी निंदा की गई थी। देन ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की बात करेंगे कि किस तरीके से एक सॉवरेनिटी को प्रमोट करने के लिए चाइना ने ग्लोबल गवर्नेंस, जो कि ब्रिक्स में भी था, आपने देखा था, यहां पे बात की गई। और मेंबर से एक्सपेंशन की भी बात की गई कि हम धीरे धीरे से यहां पे मेंबर को एक्सपेंड करने वाले हैं और 27 टोटल एससीओ के मेंबर होंगे। कई सारे नए कंट्रीज भी इस बार की बैठक में है। अब इंडिया का जो विजन यहां पे बताया गया, इंडिया वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के विजन के साथ यहां पे गया था। तो ये थी एससीओ की बैठक, तेंजिन शहर में हुई और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी बैठक की जिसमें भारत मेंबर नहीं है, लेकिन भारत बहुत पार्टिसिपेट करता है इसमें। इसका नाम है एशियान समिट। एशियान समिट कुआलालंपुर में हुई, जो कि मलेशिया की राजधानी है, और रीजनल कनेक्टिविटी और मरीन टाइम सिक्योरिटी के साथ इस बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में आप देख सकते हो 26 अक्टूबर 2025 को हुई ये बैठक में। 47 एशियन समिट के नाम से हम इसको जानते हैं। और आप यहां पे देख सकते हो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इनके पार्टनर कंट्री भी आपको यहां पे दिखाई देंगे। तो यहां पे अगर हम लोग एशियान की बात करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें 11 मेंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार तिमूर लेस्ते
बैठक में जोड़ दिया गया। तिमूर लेस्ते फाइनली ऑफिशियली इसका मेंबर बन जाता है। तो तिमूर लेस्ते यहां पे मेंबर बन गया और टोटल जो हमारे फाउंडिंग मेंबर थे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ ये टोटल 5 मेंबर। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे बाकी के कंट्रीज एक एक करके जुड़े हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एशियान है जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1969 को बैंकॉक में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बनाया गया इंडोनेशिया की कैपिटल कहां पर, जाकर्ता में। तब से इसकी लगातार बैठक हो रही है। जैसे इस बार की जो बैठक है वो मलेशिया में हुई, तो हर बार टर्न बाय टर्न ये बैठक की जाती है, याद रखिएगा। अब आने वाली जो बैठक होगी वो फिलीपींस में होगी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है और बहुत सारे चीजें यहां से हमको समझनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं G7 G20 समिट की। अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं। तो G7 कंट्रीज ने ही 20 बड़े कंट्रीज को और 2 ग्रुप को जोड़ करके बनाया G20। और इस बार की बैठक हुई जोहान्सबर्ग अफ्रीका में और इसका बार का जो थीम था वो थी सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि इसमें यूएस पार्टिसिपेट नहीं किया, अमेरिका का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। और ये बड़े मतलब जिस तरीके से ट्रंप जो है वो अक्टूबर नवंबर में अपनी चला रहे थे और जिस तरीके से उनके उरूल जुलूल से बयान आते रहते हैं, उसको देख करके ये कोई अचरज की बात नहीं थी। लेकिन आपको बता दें 2026 की जो बैठक है, मतलब इस साल की जो सितंबर अक्टूबर में होगी, वो G20 की 21वीं बैठक होगी। और ये बैठक प्रपोज्ड है मियामी शहर में, जो कि यूएस में है। मियामी शहर कहां पे, यूएस में। अब यहां पे और कोई नहीं जाएगा ना, तो उसके खिलाफ ये फतवा जारी कर देंगे कि भैया अब तुमको देखते हैं। तो यूएस में जो बैठक होनी उसमें सबको आना है, लेकिन इस बैठक में खुद यूएस पार्टिसिपेट नहीं किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शायद यूएस के खिलाफ कोई भी जाना नहीं चाहेगा, तो यूएस यहां पे नहीं गया। लेकिन ये बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट जाती है। अब इसके आउटकम्स क्या है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहां पे हमारे सबसे पहला गवर्नेंस एंड क्लाइमेट को लेकर के सबसे पहला आया है ना, कि हम यहां पर किस तरीके से, यूएस नहीं आया फिर भी यहां पर बात की गई कि जितने भी हमारे बाकी के कंट्रीज हैं, खासतौर पे अफ्रीकन कंट्रीज, उनको बाकी के फोरम में जगह दी जाए। फिर डेप्थ एंड डेवलपमेंट के लिए बात की गई कि हमारे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर उनको आगे लेके आना है तो उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाए, ठीक है, ताकि वो जो भी टारगेट्स हैं वो मैच कर पाए। फिर यहां पे तीसरे नंबर पे आता है मिनरल और यूथ, कि किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स लोगों तक पहुंचाए जाए और सस्टेनेबल वैल्यू चेन बने सभी कंट्रीज के बीच में। एआई फॉर अफ्रीका, यहां पे एआई फॉर अफ्रीका मतलब एआई टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप हो रही है वो यहां पर बताई गई। क्लाइमेट फाइनेंस, यहां पे बताई गई कि क्लाइमेट को आगे बढ़ाने के लिए 1 ट्रिलियन हमें जरूरत है। 1 ट्रिलियन अगर नहीं मिलेगा तो जो टारगेट्स हैं क्लाइमेट को अचीव करने के वो नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली मिशन 300 के तहत 300 मिलियन हमारे जो लोग हैं उन तक बिजली पहुंचे। यूथ एम्प्लॉयमेंट यहां पे 5% तक कम करना 2030 तक। ये सारे डिक्लेरेशन थे G20 जो साउथ अफ्रीका में हुई, जिसमें अफ्रीका के डेवलपमेंट की बात की गई कि उनको 1 ट्रिलियन जरूरत है क्लाइमेट के लिए, 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचानी है, अनएम्प्लॉयमेंट को 5% कम करना है, अफ्रीका में एआई पहुंचानी है। तो ये सारी बातें उन्होंने यहां पे रखी। तो G20 की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा था कि G20 1999 में फॉर्म हुआ था। एक बार मैंने उड़ीसा पीसीएस का एग्जाम देखा तो उसने ये पूछा था कब फॉर्म हुआ था, स्टेटमेंट लिखा। तो 1999 में G7 कंट्रीज ने इसको बनाया। अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 20 कंट्रीज के अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, अभी हमारे यहां जो बैठक हुई थी 2023 में इंडिया में जो बैठक हुई थी उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें जोड़ दिया गया था। अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारे देश में हमारे पूरे जो 20 कंट्री और 2 ऑर्गेनाइजेशन है टोटल 85% ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहां पर 2/3
2/3 वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो यहां पे रहती है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा ये जो 20 कंट्रीज और ये बाकी के 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो हमारे जीडीपी हो उसमें। तो इस तरीके से अभी इसकी जो बैठक थी वो अफ्रीका में हुई, लेकिन अब जो बैठक होने वाली है वो मियामी यूएस में होने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगली बैठक की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है यूएनएफसीसी की COP30 बैठक। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी होता है ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने पहले बोला लक्ष्य ये नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ना है, लक्ष्य है कि एग्जाम में करना है, और एक भी स्टेटमेंट नहीं आता हमारा एक क्वेश्चन नहीं होगा। तो COP30 की अगर हम बात करेंगे तो ये हुई बेलम ब्राजील में 10 से लेकर के 12 नवंबर के बीच में। कभी कभी हमसे पूछ सकते हैं इन बैठकों को अकॉर्डिंग टू जो ये इनके होने वाले मंथ है उनके अकॉर्डिंग लगाइए, तो ये भी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये हमारे जो बैठक है बेलम ब्राजील में हुई, और इसको हम लोग फॉरेस्ट कॉप के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें अमेजन रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए चर्चा की गई, ठीक है। यहां पर देखिए, ये देखिए COP30 ब्राजील में हुई, अमेजोनिया के नाम से बेलम शहर में हुई ये बैठक नवंबर के महीने में। अब मैंने यहां पर फिर से आउटकम को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो टोटल यहां पे 29 डिसीजन लिए गए जो 195 पार्टीज के द्वारा अडॉप्ट किए जाएंगे। फोकस था स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके ऊपर फोकस किया गया। क्या क्या किया, तो एक ग्लोबल म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया गया जिसको सभी लोग माने। देन उसके बाद से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी की शुरुआत की जाएगी। किस तरीके से ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डेवलप करके वहां क्या जो भी रिसोर्सेस था उसका इस्तेमाल किया गया, तो इसको ग्लोबल करने की बात की गई। एडॉप्टेशन हेल्थ ट्रिपल एडॉप्टेशन फाइनेंस बाय 2030, मतलब अगर हमको अपने क्लाइमेट को बचाना है तो जो अभी हम यहां पे फाइनेंस कर रहे हैं उसको यहां पे ट्रिपल करना पड़ेगा, ये यहां पे बताया गया। अदरवाइज 300 मिलियन की इनिशियल फंडिंग के साथ इसको शुरू करेंगे सो दैट क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी हमारे बीमारियां हो रही हैं उससे लड़ा जाए। जस्ट ट्रांजिशन हमारे मैकेनिज्म जेटीएम जिसको बोल रहे हैं, ये सपोर्ट वर्कर्स को ये समझाना कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स से हम हट करके किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो। और लास्ट में है फॉसिल फ्यूल फेज आउट, मतलब फॉसिल फ्यूल को पूरी तरीके से बाहर किया जाए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारे इंप्लीमेंटेशन किया करने के लिए बनाया गया डिक्लेरेशन था जिसमें ये मुख्य पॉइंट थे। अब कॉप नंबर की जो 31 वाली बैठक है ये हमारे अभी ऑस्ट्रेलिया और टर्की में हो रही है। पहली बार कॉप मीटिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया और टर्की में हो रही है। तो 2 शहरों में पहली बार ये हमारे आयोजित की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और टर्की 2 देश हैं, इनके 2 अलग अलग शहरों में होगी। भारत ने भी कॉप बैठक कराने की अपनी डिमांड रखी थी, लेकिन उसको हमने इस साल विड्रॉ कर लिया कि भैया अभी हम नहीं कराएंगे। COP 33 की हमने यहाँ पे अपनी जो है वो रखा था कि हम कराना चाहते हैं, बट हम अब इसको विड्रॉ कर रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे। अब ये है क्या चीज, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, अभी एक एग्जाम में पूछा था। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज ये एक 1988 में इंटर गवर्नमेंट पैनल के तौर पे स्थापित हुआ, और ये हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए काम करने वाली एजेंसी है। अब इसने सबसे पहले एक अर्थ समिट कराई 1992 के दौरान रियो में, और यहां से डिसीजन लिया गया कि हर साल सभी देशों को मिलकर के क्लाइमेट को बचाने के लिए बैठना चाहिए। और वहां से शुरुआत होती है COP1 की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। COP1 की शुरुआत होती है और ये होती है 1995 में, जो कि हमारे जर्मनी के बर्लिन में हुई, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई। और तब से 30 साल हो चुके हैं, हमारे समिट लगातार हो रही है। अब यहां पे COP30 थी जो कि आपने ब्राजील के बेलम शहर में देखी, अब 31 आगे होगी 2026 में, जो ऑस्ट्रेलिया और टर्की शहर में आयोजित हो रही है। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे जो समिट है, COP1 यहां पे हुई, हमने फिर यहां पे COP7 देखी, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है जहां पे बड़े डिसीजन लिए गए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, ये मोरक्को की जो मार्केस समिट थी उसमें आया था। इसी तरीके से COP11 डेनमार्क में हुई, कोपेनहेगन प्रोटोकॉल। पेरिस वाली समिट बहुत फेमस है, ये वाली COP जिसको हम लोग 15 बोलते हैं, है ना। तो COP15 पेरिस वाली जिसमें टारगेट 2030 के रखे गए थे। इसी तरीके से बेलम वाली है जो मैंने आपको बताई कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यहां पे हुई, और
बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किए गए, जो हमने डिक्लेरेशन थी उसकी बात की, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके से कॉप बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन करवाता है, कैसे शुरुआत हुई, वो सारी मैंने आपको बता दी। आपके एग्जाम में पूछेगा तो आई होप सो आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं एपेक बैठक की। एपेक ये हमारे फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका जो वेन्यू था इस बार का वो साउथ कोरिया का ग्योंगगंजू नाम की जगह है। ग्योंगगंजू नाम की जगह जो साउथ कोरिया में है, वहां पे इसका हमारे बैठक हुई। इसका थीम वापस था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट एंड प्रॉस्पर। इस थीम के साथ हुआ और यहां पे जो ग्योंगगंजू डिक्लेरेशन है वो पारित किया गया। लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं कि इसमें कब बना, कितने कंट्रीज हैं और इंडिया क्या इसका मेंबर है, तो हमारा जवाब यहां पे आएगा इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आप देखोगे इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें टोटल 21 मेंबर्स अभी आपको दिखाई देंगे। 21 मेंबर्स में आप देख सकते हो कि इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर कंट्री है जो 1991 से ऑब्जर्वर है, कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जुड़ पा रहा है। इसका जो मेन यहां पे टारगेट रखा गया था कि जो भी कंट्रीज पैसिफिक ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वही इसके मेंबर होंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में बनाया गया। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है और आपको याद रखना है कि ये हमारे पूरे वर्ल्ड की, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ये हमारे पूरे वर्ल्ड की 39% पॉपुलेशन, यहां पे लिख देता हूं 39% पॉपुलेशन, देन उसके बाद से 59% जीडीपी और 48% ट्रेड को शेयर करते हैं एपेक। तो इस बार की जो बैठक है वो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कहां पर हुई, ये हमारे साउथ कोरिया में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको यहां पे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है, समझ रहे हो? हाँ, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं और इसको हम वापस से पूर्ववत कर देते हैं, जिससे कि जब आपको पीडीएफ मिले तो आप इसको अच्छे से देख पाए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाटो। नाटो समिट जो है, ये आप सभी नाटो के बारे में जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ओशियन के ऊपर वाले हिस्से में एक तरफ कनाडा और यूएस और दूसरी तरफ ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें 1949 में स्थापना हुई थी। और स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था यूएसएसआर के बढ़ते एक्सपेंशन को रोकना, कि जिस तरीके से यूएसएसआर बढ़ रहा है उसके एक्सपेंशन को रोकना। और इसीलिए इसके आर्टिकल 5 में हम सभी जानते हैं कि नाटो के किसी एक कंट्री पे हमला मतलब नाटो पे हमला। तो टोटल अभी इसमें 35 यहां पे आपको देखने को 32 मेंबर्स यहां पे टोटल देखने को मिलेंगे। 32 मेंबर्स हैं और सबसे लेटेस्ट में देखोगे तो स्वीडन और यहां पे फिनलैंड देखने को मिलेगा। तो स्वीडन जो है वो 2024 में और फिनलैंड जो है वो 2023 में जुड़ा था और टोटल 32 मेंबर्स यहां पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो स्वीडन यहां पे 2024 में और फिनलैंड 2023 में जुड़ा था और टोटल 32 मेंबर्स है। लेकिन अब आपको क्या क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसमें फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 12 कंट्रीज थे। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं अभी की। तो अभी जो इसकी बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? तो वो हुई है द हेग में। द हेग जो नीदरलैंड में है और यहां पे इसकी बैठक हुई थी 2025 में। 32 के 32 अलायंस यहां पर आए थे और उन्होंने कुछ ये डिसीजन लिए। सबसे पहला कि हम लोग अब डिफेंस में 2035 तक जितने भी कंट्री हैं सबको अपनी जीडीपी का 5% खर्चा करना पड़ेगा, सबको। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन था कि सबको अपनी जीडीपी का कम से कम 5% खर्चा करना पड़ेगा ये 2035 तक, क्योंकि अभी आने वाला समय नाटो के लिए टफ होने वाला है। इसी तरीके से डिफेंस प्रोडक्शन एक्शन प्लान के ऊपर भी काम करेंगे ताकि सारे कंट्रीज मिलकर के मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग को और बड़ा बनाए, ताकि आने वाले समय में अगर रसिया के साथ कुछ बूमा बूम होती है तो हम सभी लोग उसको रिप्लाई कर पाए। साथ ही साथ हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, खासतौर पे कॉमर्शियल स्पेस स्ट्रेटजी को भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो कुछ इस थीम के साथ नाटो समिट हुई। कहां पर हुई? तो ये हुई थी द हेग, नीदरलैंड का एक बड़ा शहर है जहां पे कई सारे हेड ऑफिस भी है, वहां पे आप इसको देखेंगे। अब बात करते हैं बिम्स्टेक समिट की। तो बिम्स्टेक समिट इस साल तो नहीं, लेकिन इसके पहले जो है वो 2 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। बिम्स्टेक कंट्री में अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल,
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। 7 मेंबर्स का ये समूह है, जिसमें से नेपाल और भूटान को छोड़ करके बाकी सारे देश ये कंट्री बंगाल की खाड़ी से बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल और भूटान नहीं करते हैं बाकी के। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका में है। इसीलिए यहां पे अगर आप देखोगे हमारे 22% पॉपुलेशन है, 2.7 ट्रिलियन जीडीपी है, और यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पे इंडिया सबसे बड़ा कंट्री के तौर पे देखने को मिलता है। इसमें आपको पाकिस्तान नहीं देखने को मिलेगा, चाइना नहीं देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, रायसेन डायलॉग की बात करते हैं। अभी हाल में मार्च के महीने में रायसेन हिल्स वो है जहां पे हमारा राष्ट्रपति भवन है, और 2015 में यहां पे एक समिट की शुरुआत की गई, दैट इज रायसेन समिट, जो नई दिल्ली में हमारे हर साल होती है। और इस बार का जो थीम था वो था संस्कार थीम के साथ किया गया। असर्शन, एकमेंडेशन, एडवांसमेंट, इस थीम के साथ ये किया गया, और इसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कराया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रायसेन डायलॉग यहां पे होता है, और हर साल एक कंट्री हेड यहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे आते हैं। जैसे कि यहां पे फिनलैंड के हमारे राष्ट्रपति, जिनका नाम अलेक्जेंडर स्टब है, वो यहां पर हमारे बोल सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे है, और ये 11वीं डायलॉग थी जो यहां पे आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, इसका आयोजन 2026 में दुबई में किया गया, और थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, फोकस ऑन एआई पॉलिसी, फ्यूचर रेडी गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक वर्ड बड़ा कॉमन हो चुका, सस्टेनेबल, है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, फोकस ऑन एआई तो हर जगह हर मीटिंग में आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस समिट में क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो यहां पे लगभग 35 से ज्यादा हेड आए अपने अपने देशों के, 20 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड आए, 150 गवर्नमेंट्स के डेलीगेट्स यहां पे आए। इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो दुबई में इस थीम के साथ शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा आयोजन देखने को मिलेगा। आगे चलते और बात करते हैं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ये 9वीं नंबर की बैठक थी, जो पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित की गई, और इसका थीम था कलेक्टिव स्टेवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस फोकस्ड ऑन मैरीटाइम स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। तो ये थीम के साथ आयोजित हुई। याद करना पड़ेगा आपको, अपनी तरफ से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पर देख सकते हो क्या क्या चीजें थी। तो इंडियन ओशियन से जुड़े हुए हमारे जो भी कंट्रीज हैं वो यहां पर गए। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए एस जयशंकर जी को भेजा गया। यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मरीन टाइम जो हमारे सिक्योरिटी उसको लेकर के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ काम कैसे किया जाए, वो यहां पे आप देख पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई यहां पे। 10 से लेकर 12 अप्रैल के बीच में कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हम लोग मरीन टाइम सिक्योरिटी दें, है ना, किस तरीके से स्टेट ऑफ मलका में हम लोग मरीन सिक्योरिटी दें, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स, ये 3 यहाँ के एजेंडे थे। फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स, उस पर फोकस किया गया। तो इन चीजों को लेकर के ये हमारे फोकस किया गया। अब बात करते हैं 3rd इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। ये दुबई में हुआ। ये हमारे देश की जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आयोजित कराया गया था। एविडेंस बेस्ड ऑन आयुष इंटरवेंशन इन द माइंड बॉडी हेल्थ, ये थीम थी, काफी महत्वपूर्ण जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो 15 से 17 फरवरी के बीच में हुआ। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित थी इस बार। फरवरी के महीने में बैठक हो रही थी और बहुत सारी कंट्रोवर्सी और बहुत सारी बातें हुई। हालांकि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन वो इसको बड़ा चर्चित बना दिया। ये थी हमारे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, जो भारत मंडपम में हुई। देख सकते हो भारत मंडपम है। इस बार का थीम था पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, है ना। इस थीम के साथ इसका आयोजन हुआ बहुत अच्छी तरीके से। इसमें हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे देश के अलग अलग डेलीगेट्स आए और उन्होंने यहां पर अपने एआई प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया, और इंडिया के भी बहुत सारे एआई प्रोजेक्ट्स आए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव, है ना। तो ये भारत बोधन ऑब्वियस सी बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया कि किस तरीके से भारत में शिक्षा है तो एक सवेरियन एआई इकोसिस्टम होना चाहिए जो सभी इंडियन लैंग्वेज को कंक्लूड करे, सभी प्रकार की बुक्स कंक्लूड करे। उसको लेकर के ये भारत बोधन समिट थी जो नई दिल्ली में आयोजित की गई बहुत अच्छी तरीके से, ये देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। तो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कराई गई, और ये था मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है,
इसलिए बैंकिंग रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होंगे वो मुख्यतः इंडिया में होंगे। फिर से देखिए थीम, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एआई इन बैंकिंग सेक्टर ऑपरेशन, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाए बैंकिंग सेक्टर ऑपरेशंस में, उस थीम के साथ इसका आयोजन किया गया। यहां पे जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे थी वो थी, क्या नाम है इनका, शक्ति कपूर की बेटी है, क्या नाम है इनका, श्रद्धा कपूर, वो यहां पर हमारे बोल सकते हैं कि बनाई गई थी इसकी ब्रांड एम्बेसडर। फिर बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन्स वर्क प्लेस सेफ्टी, जिसको सीबॉक्स बोलते हैं। विज्ञान भवन में इसकी बैठक हुई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यह आयोजित की गई। सेफ वर्क प्लेस एज अ ड्राइवर ऑफ विकसित भारत, इस थीम के साथ इसका आयोजन किया गया। तो बहुत ही बढ़िया थीम थी। देन भारत टेक्स, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नॉट की टैक्स की। तो भारत टैक्स 2026, इसका जो बैठक है ये नई दिल्ली में और सेकंड फेज गुवाहाटी में हुआ। तो दोनों जगहों पर इसका हुआ। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा आयोजन कराया गया। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट शो यहां पे दिखाया गया, क्या क्या इनोवेशन हमारे यहां पे हो रहे हैं, वो सारी चीज थी। ये देख सकते हो, पहले फेज का ये है जो 14 से 17 जुलाई के बीच भारत मंडपम में हुआ। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट था जो कि इंडिया में हुआ। 5 जो एफ विजन है, फैशन, देन उसके बाद से फैब्रिक फैक्ट्री, ना, देन उसके बाद से अगर आप देखोगे फॉरेन, तो ये 5 एफ विजन के साथ जो पीएम मित्रा पार्क खोले गए, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सब कुछ यहां पे दिखाया गया। विंग्स इंडिया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा एरोनॉटिक्स शो है विंग्स। हर साल होता है, एक ही जगह पे होता है, और इस बार का थीम था इंडिया इनोवेशन पेविंग द फ्यूचर। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एविएशन शो है विंग्स इंडिया। ये देखिए, एशिया का सबसे बड़ा इवेंट शो जो विंग्स इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये 28 से 31 जनवरी के बीच में हर साल यहीं पे होता है। बेगमपेट एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, इंडिया तेलंगाना में, वहां पे इसका शानदार तरीके से आयोजन किया गया। अब बात करते हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट। ये एक समिट है जिसका नाम है वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस। ओशियंस को बचाने के लिए ये बैठक होती है, इसीलिए थीम भी देखोगे तो कुछ ऐसी ही है, ओशियन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, बूस्टिंग ब्लू इकोनॉमी एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस। इस थीम के साथ ये हमारे आयोजन हो रहा है। तो वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस अगर आप कॉन्फ्रेंस देखोगे तो ये हमारे गोवा में आयोजित की गई। गोवा में सीएसआईआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी है। सीएसआईआर का क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, वहां पे ये आयोजन किया गया बहुत अच्छी तरीके से। ये देख रहे होगे 23 से 26 फरवरी के बीच में ये गोवा में आयोजित हुआ, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मौके पे प्रमोद सावंत दिखाई दे रहे हैं जो गोवा के सीएम है, यहां पे आप देख सकते होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बायो एशिया इंटरनेशनल समिट की। बायो एशिया, बायो एशिया का मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल जितने भी बनने वाली चीजें हैं उससे रिलेटेड ये समिट थी, जो हुई हिटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में, है ना। ये हैदराबाद में हुई और इसका थीम था टेक बायो अनलीस्ड, एआई ऑटोमेशन एंड बायोलॉजी रेवोल्यूशन। एआई वर्ड बहुत ही ज्यादा सुनाई देता है, तो एआई ऑटोमेशन एंड बायोलॉजी रेवोल्यूशन, इस थीम के साथ बायो टेक्नोलॉजी से संबंधित बातों को किया गया। हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में है और ये बायो एशिया समिट के नाम से जानी जाती है। इनोवेशन कोलैबोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इस थीम के साथ ये आयोजन किया गया। ये रघुनाथ रेड्डी हैं जो तेलंगाना के सीएम साहब हैं। अब बात करते हैं कुछ और समिट की, जिसमें आप सेमीकॉन इंडिया को देखेंगे। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ग्रोथ को दिखाता है। 80 सेशन ऑफ यूएनजीए जो कि हमारे हर साल होता है अक्टूबर नवंबर के में, ये न्यूयॉर्क में ही होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और बेटर टुगेदर 80 इयर्स एंड मोर के साथ ये आयोजन हुआ सितंबर के महीने में। अब बात करते हैं अक्टूबर में थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट। थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ये नई दिल्ली में हुआ, फूड सेफ्टी एंड ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के साथ, है ना। तो याद रखना, फूड सेफ्टी एंड ग्लोबल रेगुलेटरी समिट के साथ ये आयोजन हुआ नई दिल्ली में। बात करते हैं सिटीज की। सिटीज का नाम तो आपने सुना ही होगा कि ये हमारे किस तरीके से अलग अलग हमारा जो एनिमल्स और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया संगठन है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में देखने को मिलेगा। जैसे कि
आपने देखा होगा कि सिटीज ने इसको इस लिस्ट में रखा है, जितनी लिस्ट में है वो उतना उसका ट्रेडिंग अवैध माना जाता है। अब देखिए यहां पे कई सारी बातें निकल के आती है, क्या क्या चीजें यहां पर बोली गई हैं इस पूरे समिट में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि ये समिट हुई कहां पे। तो ये जो समिट है ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है ना, समरकंद उज्बेकिस्तान में, सिटीज की COP20 के नाम से इसको जानते हैं। ये 24 से 5 दिसंबर के बीच में हुई उज्बेकिस्तान में। क्या क्या बातें निकल के आई, सबसे पहले 77 स्पीसीज को यहां पे ऐड किया गया, ठीक है, जिनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जिसमें सिली सार्क हो गया, देन व्हाइट टिप सार्क हो गया, माउंटेन डेविल रे हो गया, देन उसके बाद से यहां पे आप देखोगे लैंड और मरीन पे रहने वाला गैलापागोस हो गया। साथ ही साथ हमारे हाथी दांत और हिरन की सींग की ट्रेड को पूरी तरह से रिजेक्शन दे दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद से इंडिया ने यहां पर रीजनल एंड नेशनल स्टैंड की अगर हम बात करते हैं तो गूगल की लिस्टिंग कराना चाहते थे। गूगल आपने देखा होगा यूज किया जाता है कई जगहों पर हवन वगैरह में, तो उसको लिस्ट कराना चाहते थे। तो इंडिया अपोज्ड ईयू प्रपोजल्स, यहां पे इंडिया ने अपोज किया कि डिमांड पॉपुलेशन असेसमेंट फर्स्ट, ठीक है। देन उसके बाद से ग्लोबल साउथ लीडरशिप की भी यहां पे बात की गई कि यहां पे जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज है उनको कंट्रीब्यूट किया जाए, और यहां पे 7% लगभग सिटीज का बजट भी अप्रूव कर दिया गया, 6.98%। तो ये बातें याद रखनी है, क्या क्या चीजें हुई है और किस तरीके से ये हमारे इंप्लीमेंट होगी। तो इस बार की बैठक समरकंद में हुई, थीम थी सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और ये सिटीज की 20वीं बैठक थी। गाजा पीस समिट, आप सभी को पता है कि गाजा में पीस शांति लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया और उसको लागू करने के लिए एक समिट का आयोजन हुआ जो काहिरा इजिप्ट में हुआ। तो जो 20 समिट प्लान है वो भी हमको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण जितने भी बैठकें थी। तो शुरू में मैंने जो बैठकें आपको बताई उसके स्टैट्स भी पता होने चाहिए। लास्ट मैंने जो आपको बैठकें बताई वो आपको सिर्फ समिट कहां पर हुई, उसके थीम क्या थे, वो बहुत है। इस पूरी क्लास की PDF बहुत जरूरी है, सो आप यहां पर इसको दोनों में से दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। आई होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा और बहुत सारी चीजें सीखी होंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग एक नया करंट अफेयर्स ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होंगे। जय हिंद।